गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो चैप्टर है वो एचएस फर्स्ट ईयर का है और ये आपका चैप्टर 3 होगा। ठीक है, तो चैप्टर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे हम बेसिकली मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी एक पार्टिकल हो, मान लो मोशन, मैं पहले बता देता हूँ क्या है मोशन है। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये WRT मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, WRT लिखा मैंने। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो मोशन मैंने लिखा क्या, मोशन मैंने लिखा है कि कोई भी एक पार्टिकल अगर मान लो इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये यहाँ से मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पे चला जाता, बी पॉइंट में चला जाता। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अपना पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे था, फिर मैं यहाँ आ गया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, तो उसी को हम कहेंगे मोशन। मतलब इस चैप्टर में हम जितना भी मतलब स्टडी करेंगे, सारे में पार्टिकल का जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। ठीक है, अब चेंज होगा, इसमें देखो इसके साथ लिखा हुआ है इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कंसीडर करना है हमें, स्ट्रेट लाइन कंसीडर करना। पहले तुम ये बताओ कि मोशन तुम्हें क्लियर है। मोशन मैंने बताया कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक है, मतलब कोई एक पार्टिकल यहाँ पे था इस पॉइंट पे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शिफ्ट हो गया ए टू इस पॉइंट पे, अब वो यहाँ पे है, मतलब इसने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। अब जब ये तुम पोजीशन चेंज करवा रहे हो, मतलब इस चैप्टर में मैंने कहा कि सारा पार्टिकल का पोजीशन चेंज ही होगा, तो कैसे होगा, वो स्ट्रेट लाइन पे होना है। मतलब इस चैप्टर का जो नाम है उसका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब पहले जान लेते हैं। ठीक है, इसको तुमने लिख लिया होगा, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, मैं इन टर्म्स ऑफ अगर एक्सिस बात करूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सिस, एक्सिस में पता होगा एक्स एक्सिस ऐसे करके है ना, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी होता है। अगर तुम्हारे पास एक ही एक्सिस है, मान लो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास सिर्फ वाई एक्सिस है, ठीक है, दो दो एक्सिस है, 3 एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, मैं स्ट्रेट लाइन को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तुम समझो कि मैंने कहा कि इसको मैं इन टर्म्स ऑफ एक्सिस बात करूंगा। अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है या फिर जेड एक्सिस है, तो इस हिसाब से पता है क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर एक ही एक्सिस है, अगर तुम्हें कोई रेस्ट्रिक्शन देता है कि किसी एक ही एक्सिस पे मूव करना, इसका मतलब तुम वन डायमेंशन में हो। ठीक है, वन डायमेंशनल केस होगा। अगर तुम्हारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, मतलब तब तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम एक्स एक्सिस में जा सकते हो, तुम यहाँ से यहाँ तक मूव किए, फिर तुम यहाँ से वहाँ तक भी मूव किए। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस हो, तो तुम्हारा मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में परमिट है। ठीक है, और अगर ऐसा है मेरे पास कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, तीनों साइड तुम जा सकते हो, तो ये 3D केस हो जाएगा। तुम्हारे पास एक्स एक्सिस सिर्फ है, तुम्हें मूव करने के लिए तुम्हारे पास रेस्ट्रिक्शन है, तुम अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर सकते हो, या फिर सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हो, या सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव कर सकते हो, तो सिर्फ एक ही एक्सिस तुम्हें दिया गया मोशन के लिए। तो वो वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल। अगर तुम्हें कोई बता रहा है कि आप एक्स और वाई इन दोनों एक्सिस को यूज कर सकते हो मोशन के लिए, तो तुम्हारा जो मोशन हो जाएगा वो है 2D। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों मोशन हो जाएगा, तो तीनों में अगर तुम मूव कर सकते हो तो तुम्हारा 3D मोशन हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने कहा क्या कि हमारे पास जो है इस चैप्टर का नाम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन मतलब तुम यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट इन टर्म्स ऑफ मैं डायमेंशन कहूँ, क्या तुम 1D में हो, क्या तुम 2D में हो, या फिर तुम 3D में हो। तो स्ट्रेट लाइन मतलब मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन है, किसी भी एक ही एक्सिस पे हो सकते हो। मान लो एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा ओरिजिन है, मान लो ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ये ऐसे एक्स एक्सिस हुआ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मतलब तुम अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से फिर बैक करके यहाँ पे आ सकते हो,
फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हो, फिर बैक कर सकते हो, बट तुम यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। क्लियर? एट द सेम टाइम तुम यहाँ से यहाँ जाओगे फिर ऊपर चला जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें स्ट्रेट लाइन में रखना है अपना मोशन को, ठीक है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि सर ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं होगा क्या? होगा। अगर ये मेरा वाई एक्सिस है, मान लो ये ओरिजिन है, ये मेरा नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, ठीक है? तो तुम्हारे पास सिर्फ वाई एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास वाई एक्सिस है स्ट्रेट लाइन वाला केसेस में, अगर तुम्हारे पास वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस नहीं होगा। तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो, अलाउड है, स्ट्रेट हुआ ना, स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ। यहाँ से नीचे भी जा सकते हो, अलाउड है, नीचे भी जा सकते हो तुम। मतलब तुम यहाँ से ऐसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से घूम के ऐसे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, नो इशू। फिर यहाँ से बैक करके यहाँ तक आ जाओ, नॉट एन इशू, ठीक है? तो तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन है, मतलब तुम किसी एक एक्सिस में ही अपना मोशन रख सकते हो, दोनों एक्सिस में नहीं रख सकते, ठीक है? इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर होगा वो वन डायमेंशनल होगा हमारे लिए, ठीक है? अब तुम कहोगे कि टू डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ना है क्या सर? तो पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है मोशन इन प्लेन, ठीक है? तो वहाँ पे हम वो वाला चीज़ स्टडी करेंगे। यहाँ पे जितना भी मैं पार्टिकल का मतलब मोशन करवाऊंगा, मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जितना भी पार्टिकल्स यहाँ पे अपना पोजीशन चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो सारा एक ही एक्सिस में होगा। एक ही एक्सिस मतलब आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि जेड एक्सिस में नहीं होगा, और जेड एक्सिस भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा कुछ बात नहीं है। बस बेसिकली हम एक्स वाई प्रेफरेंस तो उन दोनों का ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैं जेड मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस हो सकता है या फिर वाई एक्सिस हो सकता है। तुम जबरदस्ती उसको जेड एक्सिस मान लो, हाँ हो सकता है, मतलब एक ही एक्सिस में होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट बात करते हैं। मतलब जब मैंने मोशन बताया, देखो यहाँ पे जब मैंने मोशन का डेफिनेशन बताया, मैंने कहा कि चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने माना कि कोई एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है, कोई एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ, वो यहाँ से मूव कर गया और यहाँ तक पहुँच गया। तो मैंने कहा ये पार्टिकल यहाँ पे था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब तुम एक चीज़ और गौर करो, जब मैं मोशन को डिफाइन कर रहा था कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब मुझे और एक चीज़ नज़र में आया कि पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया, है ना? तो यहाँ से चलते चलते अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट हैज़ कवर्ड सर्टेन लेंथ, है ना? ड्यूरिंग इट्स जर्नी जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, जब तुमने मोशन का डेफिनेशन बताया, तुमने मोशन का जो डेफिनेशन बताया वो था चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ठीक है, मैंने करवा दिया, पार्टिकल यहाँ पे था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। बट अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट हैज कवर्ड सर्टेन लेंथ, है ना? तो मैं लिखता हूँ द चेंज करो the total length covered by an object during its motion is known as। देखो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा कि the total length covered by an object during its motion is known as। क्या होगा? देखो, मोशन जो है वो चैप्टर क्लास 9 में तुम पढ़ चुके हो, मुझे पता है। तो ये वाला चीज क्या होगा? ये वाला चीज डिस्टेंस होगा, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये A to B गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कोई पाथ लेंथ कवर किया। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या होगा? इसका टोटल डिस्टेंस होगा AB। मान लो यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है, AB, है ना? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? AB। तो देखो, इसके साथ पैरेलल और एक टर्म तुमने क्लास 9 में पढ़ ही चुके हो, ठीक है? उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, याद है ना? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
तो मुझे वैसे पता है कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का भी डेफिनेशन पता होगा, जैसे कि डिस्टेंस का भी पता था, बट यहाँ पे हम और इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। यहाँ पे सारा चीज़ जो क्लास 5 में तुम पढ़ चुके हो उसी का एडवांस स्टडी होगा, एडवांस लेवल स्टडी होगा, ठीक है। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मैं डायरेक्ट तुम्हें डेफिनेशन यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। कुछ हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो देखो, मान लो ये वाला सिचुएशन ही था, ये वाला सिचुएशन में ये वाला ऑब्जेक्ट, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, मैं ऐसे कह सकता हूँ इसको कि इस ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया। अब तुम मेरे से पूछोगे कि देन सर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अब फॉर द टाइम बीइंग इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा इसकी तरह, पहले इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में इसका डेफिनेशन हम क्रिएट कर लेंगे। मतलब पता तो होगा डेफिनेशन, फिर भी मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ए बी ही होगा। मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे था पहले ऑब्जेक्ट, फिर मूव करके यहाँ तक चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी ही है। तो अगर ये वाला केस है तो फिर मैंने यहाँ पे जो लिखा और अब लिख के जब मैंने यहाँ पे ये वाला सेंटेंस दिया, ये वाला डेफिनेशन मैंने लिख के यहाँ पे लिखा कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2 मीटर, फिर मैंने कहा कि इसका डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, बट डिस्प्लेसमेंट भी इसका कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो इट सीम्स दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। वैसे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में कहूँ, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है अभी तक इन दोनों सिचुएशन में लग रहा है कि डिस्टेंस जितना है डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लिखा, हाँ ठीक है। तो शायद यही वाला डेफिनेशन इसका हो जाए, शायद यही वाला डेफिनेशन इसका हो जाए। तो ये एक सिचुएशन था, मान लो ये तुम्हारे पास ऐसा था, ये केस 1 था, ठीक है, जिसका सोल्यूशन करते हुए हमें लगा कि डिस्टेंस का वैल्यू जितना है और इस एक पार्टिकल को यहाँ से लेके तुम यहाँ तक शिफ्ट कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए, उसका भी वैल्यू ए बी होगा 2 मीटर ही, अगर यहाँ पे 2 मीटर है ना। तो चलो आगे बात करते हैं, देखते एक्चुअली हर एक केस में, मैंने यहाँ पे केस 1 लिखा, हर एक केस में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो वही डेफिनेशन हो जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अगर इक्वल नहीं होता है देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट अस ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, तुम यहाँ से तुमने अपना मान लो जर्नी स्टार्ट की, तो यहाँ से तुमने जर्नी स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, बी पॉइंट। लेट अस कंसीडर कि ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर है। फिर बी पॉइंट से क्या हुआ, तुम ऊपर चले गए, मान लो 4 मीटर। इस सिचुएशन में मान लो ये मेरा केस 2 है। इस सिचुएशन में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर बहुतों के माइंड में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है फिर भी समझ लो, बहुतों के माइंड में शायद आ भी सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि तुम्हें यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया, फिर मैंने वहाँ भी मूव करवाया, मतलब मैं एक्स एक्सिस भी यूज़ कर रहा हूँ, वाई एक्सिस भी यूज़ कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि सर ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला केस नहीं हुआ, ये तो मोशन इन प्लेन हो गया। आपने कहा वो बात की बात है ना, ऐसा हो सकता है और ये करेक्ट भी है। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक्चुअली मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात, अभी केस 2 जो मैंने लिया, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये वाला केस ले रहा हूँ। एक्चुअल सिचुएशन में पूरा चैप्टर में तो हम एक ही एक्सिस लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस लेंगे या फिर वाई एक्सिस लेंगे, बट ये वाला प्रॉब्लम मैं केस 2 वाला प्रॉब्लम लेता हूँ तो तुम्हें समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ अगर मैं ये मोशन इन प्लेन वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करूँ तो तुम्हें थोड़ा सा आसान होगा समझ लो। तो देखो इस केस में क्या हुआ, मैं अगर डिस्टेंस बात करूँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी, तुमने यहाँ से यहाँ तक गया, फिर तुम यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, तो तुम्हारे पास 3 + 4 = 7 मीटर, ठीक है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा था पता है उस टाइम पे कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और फाइनली तुम इसको डिस्प्लेस करके कहाँ पे ले गए, बी पे ले गए, पहले वाला जो केस 1 था, मतलब पहले कहाँ पे था और फिर तुमने डिस्प्लेस करके इसको कहाँ तक ले गए,
पहले कहाँ पे था, फिर तुमने डिस्प्लेस करके इसको कहाँ तक ले गए, सी पॉइंट पे ले गए। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से वहाँ गया। तो पहले कहाँ पे था, इस पॉइंट पे, एकदम एंड पे कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये वाला केस होगा AC, है ना। अब तो तुम AC का वैल्यू निकाल लोगे, कितना होगा, रुको, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये √25 5 होगा, 5 मीटर होगा, है ना। पहले कहाँ पे था और एंड पे कहाँ तक पहुँच गया, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें देखा गया कि डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, क्लियर है। देखो केस 2 मैंने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला नहीं लिया, मैंने दोनों एक्सिस में इसको मूव करवाया, ठीक है। बट इस ऐसे मतलब तुम्हें समझने में इजी होगा और कुछ नहीं। बाकी हम सारा एक्स एक्सिस या फिर सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही चैप्टर का नाम है। अब समझो कि इस सिचुएशन में देखा गया कि डिस्टेंस जो है मेरे पास कितना आया, 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आया, 5 मीटर। क्या डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ इस बार, केस 2 में क्या डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस कितना है, 7 और डिस्प्लेसमेंट 5। तो मतलब तुम कह रहे हो कि डिस्टेंस नहीं हुआ, इक्वल तो नहीं हुआ, और देखा गया कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लियर है। मतलब मैंने कहा कि अगर मेरे पास हर बार डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता, अगर हर बार डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता, तो मैं ये वाला डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए ही यूज कर लेता। बट मैंने देखा कि डिस्प्लेसमेंट से ये डिस्प्लेसमेंट ये है कि पहला कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड में एकदम लास्ट में वो वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया, मतलब कहाँ तक डिस्प्लेस हो। तो इसका डेफिनेशन में एक चीज मैं ये बता सकता हूँ, मैंने कहा कि लेट अस ट्राई टू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि इसमें इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज द distance between the displacement is the distance between the initial and final position of the object, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, और ये सबसे छोटा वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा। तो ये हमारे पास केस 2 था। केस 1 से हमें ये पता चल रहा था कि डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब केस 2 वाला एक ऐसा सिचुएशन लिया तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वल, ये वाला केस हो गया। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन वाला केस हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस भी लेस देन डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से मतलब छोटा हो सकता है। चलो और एक केस करते हैं, केस 3, ठीक है। इज इट पॉसिबल that the value of distance is less than displacement? देखो एक केस में हमें ये पता चल गया डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, एक केस ऐसा हमने क्रिएट किया कि जहाँ पे हमें दिखाई दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, हो इसका मतलब हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। एक केस हमने ऐसे किया जहाँ पे दिखाई दिया डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब क्या ये पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस और उल्टा बोलो तो डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट? तो एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, देखो लेट अस कंसीडर कि एक पार्टिकल यहाँ पे एक पॉइंट पे था, ठीक है, और इसने ना एक सर्कुलर पाथ मूव
सर्कुलर पाथ में मूव कर लिया, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से घूम के ऐसे आ गया। तो अब क्या हुआ, इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, ए था, और इसका फाइनल पोजीशन क्या है, ए ही है। इसने अगर एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर लिया तो इस सर्कल का एक रेडियस होगा, लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन क्या था, केस 3 क्या था, केस 3 ऐसा था कि कोई भी एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट में था और वो पार्टिकल उस पॉइंट से ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम गया, फिर उसी पॉइंट पे आके एंड हुआ, ये सर्कल बना दिया, तो सर्कल का एक रेडियस होगा। अब यहाँ पे अगर मेरे से पूछो कि व्हाट इज द डिस्टेंस, यहाँ से लेके जब ये पूरा यहाँ तक आ गया तो व्हाट इज द डिस्टेंस, तो कितना होगा बताओ, यहाँ से लेके पूरा घूम के टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय दैट ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आया, कितना लेंथ होगा, ये तो 2 पाई आर होगा, सिंपल है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन भी ए ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि इसका कोई ये डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, ये पहले भी यहाँ पे था, बाद में भी यहीं पे है, डिस्प्लेस नहीं हुआ, क्लियर। तो इससे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस अगर तुम्हारे पास r का कोई वैल्यू होता, मान लो तुम्हारे पास r का वैल्यू है 1 मीटर, ठीक है, लेट अस कंसीडर, तो डिस्टेंस कितना होता, डिस्टेंस 2 पाई, 2 इंटू पाई कितना 3.14, ये पता है तुम्हें, है ना, इंटू 1, ये 1 होगा, 2 पाई आर ना, तो 6.28 मीटर, ठीक है। तो और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये तो 0 है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस केस में 0 है, डिस्टेंस कितना है, अगर तुम्हारे पास रेडियस 1 होता तो 6.28 मीटर होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे देखा गया कि ये तीसरे वाला जो केस है वहां पर भी डिस्टेंस ग्रेटर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ पे भी हमें वो वाला केस नहीं मिल रहा है कि डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तीन जो केसेस है, कंसेक्यूटिव जो 3 केसेस मैंने करवाया ना, दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिस्टेंस कैनॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कोई भी केस तुम ले लो, बहुत सारा केस आगे भी मैं लूंगा, बट तुम कैसा भी केस ले लो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा बट डिस्टेंस इससे छोटा कभी नहीं होगा, आइदर इक्वल और ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या था, डिस्टेंस ट्वाइस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0, तो ट्वाइस पाई आर इज ग्रेटर देन 0, ये तो पता ही था। फिर आर का वैल्यू मैंने 1 कंसिडर किया, 6.28, और वहां पे 0 था, है ना। तो एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस cannot be less than displacement, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इश्यू है, डिस्टेंस cannot be less than displacement, distance can be equal to displacement, distance can be greater than displacement but it cannot be less than displacement, ठीक है। तो आई होप कि तुमने लिख लिया इसको। और एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, देखो तुम अगर यहाँ पे हो, तुम अगर इस पॉइंट पे हो, ठीक है, इस पॉइंट से तुम यहाँ से बी पॉइंट तक गए, मान लो ये 2 मीटर है, फिर बी पॉइंट से यहाँ तक और 1 मीटर घूम के आ गया, ठीक है। क्या वो कैसे जर्नी हुआ, ए टू बी तुम गए, इसको ठीक से कर, इसको तुमने लिख लिया, तो तुम ए पॉइंट पे हो, ए टू बी पॉइंट गए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास, मान लो लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 मीटर, और तुम यहाँ से फिर से घूम के यहाँ तक आ गए, मिड पॉइंट तक आ गए, ठीक है, सी पॉइंट पे आ गए, ये है तुम्हारा 1 मीटर। तो अगर तुम्हें पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस तुम घूम के आ गए हो, मतलब तुमने कितना टोटल
लेंथ ऑफ द पाथ कितना है, तुम पहले यहाँ से यहाँ तक गए, कितना हुआ 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आए 1 मीटर, 2 + 1 मतलब 3 होगा, ठीक है ना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँ तो तुम पहले यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक आए, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इतना है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे। मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे, इतना, वो कितना होगा 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट है ना। क्यों, पहले यहाँ पे थे तो बाद में यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, पूरा ऐड करोगे टोटल पाथ लेंथ होगा, वो डिस्टेंस होगा 3 मीटर होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लिख लेना। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियली कहाँ पे था, यहाँ पे, फाइनली कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, इतना तो 1 मीटर होगा, इतना 1 मीटर, इतना 1 मीटर, टोटल 2 मीटर, है ना। क्लियर। मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड मैंने क्या कहा, क्यों कहा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर से समझ लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अगर घूम के जगह, तुम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस अगर आ भी जाते ना, तब तुम्हारा डिस्टेंस क्या होता पता है, डिस्टेंस होता है 2 + 2 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वो पहले वाला केस की तरह कितना होगा, 0 होगा। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है इट कैनॉट बी 0। कोई सा भी सिचुएशन ले लो, डिस्टेंस कैनॉट बी 0। डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है तुम्हारा, दैट कैनॉट बी 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो डिस्टेंस can't be 0, but displacement can be। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, इसी केस में देखा 0 हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो। फिर ये वाला सिचुएशन मैं कंसीडर करूंगा। अभी मैग्नीट्यूड मैंने क्यों बताया, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा वो देखो। तुम पहले इस पॉइंट पे थे, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो x1 तुम्हारा पोजीशन था, ठीक है। फिर तुम यहां तक पहुंच गए, x2, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ये 3 कंसेक्यूटिव पोजीशन दे दिया। तुम यहां से यहां तक गए, x2 तक, x1 से तुमने x2 तक गए, फिर x2 से तुम x3 तक आए, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दो, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना डिस्टेंस है, मतलब इतना डिस्टेंस, मतलब x3 माइनस x1 होगा, समझ रहे हो, x3 माइनस x1 होगा। ये क्लियर है। जैसे कि मान लो ये x1 ये x2 है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तुम कहोगे 2 मीटर, डिस्टेंस कितना होगा, वो भी 2 मीटर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। x2 कितना, यहाँ से तुमने शुरू किया, करते 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 कहाँ तक पहुंचे, जब 2 मीटर थे, यहाँ से शुरू किया ना, तो x1 कितना है, 0 है। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझोगे तो आगे बढ़ नहीं पाए। फिर से यहाँ पे तुमने जर्नी स्टार्ट किया, यहाँ से लेके जर्नी स्टार्ट किया, तुमने कहा कि यहाँ से जब आगे बढ़ते हुए मैंने यहाँ तक पहुँचा, जब यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गया तब कितना हुआ, वैल्यू कितना हुआ, तो वैल्यू तुमने कहा कि 2 मीटर। मान लो यहाँ पे कहीं पे थे तुम हाफ मीटर, यहाँ पे कहीं पे थे 1 मीटर, यहाँ पे पहुँच गए तो 2 मीटर। तो इस पॉइंट का कितना वैल्यू है, x2 का 2 मीटर है। और यहाँ से तो 0 से ही तो स्टार्ट किया ना, 0 से गिनते हुए तुम 2 तक पहुँचे, तो इसका वैल्यू कितना है, 0। तो आंसर हो गया 2 मीटर। क्लियर है। इसमें देखो x3 कितना है, x3, अब तुम यहां से ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहे हो, है ना, ऐसे उल्टा आ गए। क्लियर। तो तुमने जब बैक किया तो मैं यहां पे -1 लिख सकता हूं। क्लियर। ये तुमने यहां से स्टार्ट किया,
फिर तुम बैक कर रहे हो, बैक किया तुमने, तो x1 कितना था 0, x3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 था, तुम बैक कर रहे हो तो -1 लिख सकता हो, ठीक है। तो -1 इसका आंसर होगा। मैंने मैग्नीट्यूड इसलिए बताया कि मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 ही होगा। बट इन टर्म्स ऑफ मैं डायरेक्शन कहूँ, डायरेक्शन में कहूँ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन कहूँ तो तुम ये कहोगे कि ये उल्टा जा रहा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे फॉरवर्ड नहीं जा रहा है, ये उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है कि ये बैकवर्ड मोशन कर रहा है, बैकवर्ड, क्लियर। अगर डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, ये बैकवर्ड जा रहा है, पूरा जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा है या फिर फॉरवर्ड जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, तुम्हें सिर्फ कितना टोटल लेंथ कितना कवर किया उसको ऐड करना है डिस्टेंस, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट है, हमें वो चीज़ बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि मोशन कैसे हो रहा है, ये आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऐसे डायरेक्शन फॉरवर्ड होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में जाते हैं, ऐसे डायरेक्शन नेगेटिव में जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम अगर यहाँ पे माइनस दे तो मैं ये समझूंगा कि उल्टा जा रहा है, अभी ये उल्टा मूव कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास किसी एक पोजीशन में x1 है और ये x2 मेरा पोजीशन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारे पास x2 माइनस x1। देखो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन है कि कोई ऑब्जेक्ट x1 पोजीशन से x2 पोजीशन में चला गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। अब तुम खुद ही बताओ, अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 होगा, x2 अगर हर बार ग्रेटर देन x1 हो रहा है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, हर बार, हर केस पे पॉजिटिव होगा। अगर x2 इज लेस देन x1 हो रहा है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, x2 लेस देन x1, मतलब x2 का वैल्यू 2 है बट इसका वैल्यू 3 है, तो -1 होगा। ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखे, x2 लेस देन x1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये नेगेटिव होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। और अगर x1, अगर तुम कह रहे हो कि x2 इक्वल टू x1 है, x2 इक्वल टू x1 है, तो 0 होगा। हमने ये देखा भी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ऑल्सो। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तुम अगर मोशन में हो, तुम अगर मेरे से कह रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ, देखो मैं यहाँ पे हूँ और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं यहीं पे हूँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब एक चीज ऐसा हो सकता है, अगर तुम विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम यहीं पे हो, इसका मतलब एक चीज ऐसा हो सकता है कि तुमने मोशन किया ही नहीं है, तुमने अपना पोजीशन चेंज ही नहीं किया। तो अगर तुम मोशन में हो, अगर तुम कह रहे हो कि मैं मोशन में हूँ बट मैं पहले यहाँ पे था फिर भी यहाँ पे हूँ, इसका मतलब ऐसा हो सकता है तुम्हारा मोशन ऐसे सर्कुलर मोशन हो सकता है ना, और सिर्फ सर्कुलर मोशन ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है। तुम इस पॉइंट पे थे और तुमने मोशन किया, फिर यहीं पे आ गए, मतलब तुम यहाँ पे कहीं पे गए होगे, फिर बैक यहीं पे क्या होगा, मतलब मान लो तुम घर से कॉलेज गए, फिर कॉलेज छुट्टी हो गया, फिर घर चले गए, तो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन घर था, कॉलेज के बाद फिर तुम घर ही गए, तो तुम्हारा मोशन तो हुआ, तुमने एक जर्नी तो किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उस हिसाब से मैं क्या कहूँगा कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अगर तुम मोशन में रहते हो तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, अगर तुम मोशन में रहते हो तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो मैं लिख नहीं रहा, तुम लिख लो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट, अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो ये कह रहा है कि जो तुम्हारा मोशन हो रहा है ना वो बैकवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ 1D के बात कर रहा हूँ, अगर इन टर्म्स ऑफ 1D के बात कर रहा हूँ, अगर 1 डायमेंशन में तुम्हारा मोशन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव निकल रहा है, तो तुम ये समझोगे कि तुम्हारा जो मोशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो और बात करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा सिचुएशन, क्वेश्चन ऐसा है, मान लो उसी को करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के यहाँ तक आ गया, ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है हैविंग रेडियस r, ठीक है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, और ए पॉइंट से घूमते 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 वो यहाँ तक आया, बी पॉइंट पे आया, ठीक है। मतलब इसने अब पहला सिचुएशन में क्या कहा कि एक पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर दे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पार्टिकल आधा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, आधा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो डिस्टेंस होता है 2 पाई r, इसका रेडियस है ना, रेडियस r है 2 पाई r। पर इसने कितना किया, यहाँ से लेके यहाँ आधा, हाफ ऑफ द सर्कल, ये कितना होगा डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना होगा तुम्हारे पास? पाई r। क्लियर है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट तुम कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता है कि इनिशियली वो कहाँ पे था, तो यहाँ पे था, फाइनली वो कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। तो इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इतना होगा, वो डायमीटर होगा ना, ये डायमीटर है, तो कितना होगा r प्लस r 2r, ठीक है। क्या तुम इन दोनों में से बता सकते हो कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये वाला केस हुआ और ये वाला आंसर है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट? देखो यहाँ से यहाँ पे r के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, जो भी r का वैल्यू होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में देखो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? तो देखो मैं एक सिचुएशन ऐसा लिया कि पार्टिकल सर्कुलर पूरा पाथ मूव करके आ गया था, तब हमने देखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब हमने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि पार्टिकल यहाँ से लेके हाफ ऑफ द सर्कल तक गया, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस का वैल्यू होगा पाई r और डिस्प्लेसमेंट का 2r। अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कैसे करूंगा? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रेशियो कितना है, तो डिस्टेंस इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारे पास पाई r, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारे पास 2r, r कैंसिल, तो फिर पाई बाई 2, पाई इज टू 2, ये तुम्हारे पास रेशियो होगा किसका? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर क्वेश्चन तुम्हें ये पूछता कि एक पार्टिकल यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था और फॉलो करते हुए वो हाफ ऑफ द पाथ आ गया, तो इस केस में तुम्हारे पास व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको निकाला मैंने, पहले डिस्टेंस निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर इन दोनों का रेशियो कर दिया। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। मतलब सेम सिचुएशन में फिर से लूँ, अगर मैं इसी सिचुएशन को मैं फिर से लूँ, फिर से इसको रब कर देते, ऐसे वाला सिचुएशन को मैं फिर से ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, कोई एक पार्टिकल यहाँ पे था और ये मूव करते 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 इतना आ गया, 1/4 ऑफ द सर्कल आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। क्लियर? समझ लो पहले वाला केस क्या था, एक पार्टिकल यहाँ था, फिर मूव करके पूरा यहाँ तक आ गया, ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे ही आ गया, तब हमने डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या वैल्यू क्या है वो निकाला, इसका रेडियस अगर r होता है। फिर अभी अभी जो केस करवाया वहाँ पे ऐसा था कि एक सर्कुलर पाथ था, वहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ से जाते हुए यहाँ तक हाफ ऑफ द सर्कल आ गया, इसका रेडियस r था, तब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ऐसे कुछ निकाल लिया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, ठीक है। तो ये वाला केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो क्या है? रेशियो तो तुम निकाल ही लोगे इफ यू नो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस केस में तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पहले निकालना। तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो बताओ डिस्टेंस क्या होगा। ये कितना पार्ट किया, 1/4 किया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 90 डिग्री होगा, तो फिर ये 90 डिग्री होगा, 1/4 होगा, है ना, पता है ना तुम्हें, ये ऐसे होगा, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो तुमने इतना कवर किया, इतना।
तो ये 1/4 होगा, ये 90 डिग्री ऑब्वियसली होगा। डिस्टेंस क्या होगा, अगर पूरा कवर कर लेता तो 2πr होता, अगर आधा कवर कर लेता तो डिवाइडेड बाई 2 होता, इसने 1/4 कवर किया तो डिवाइडेड बाई 4 होगा। आंसर कितना होगा, पाई आर डिवाइड बाई 2πr/4 पाई आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं ना तो रेशियो कर लेंगे, निकालेंगे आंसर कितना है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तुम कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियली कहाँ पे था, इस पॉइंट पे है ना, फाइनली इस पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो ये है ना, समझ रहे हो। फिर से पहले पोजीशन कहाँ पे था, यहाँ पे, जब पैसेज ऑफ टाइम वो फाइनली कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये होगा। तो कैसे निकालोगे, ये वाला वैल्यू कितना है आर, ये वाला वैल्यू कितना है आर, तो पाइथागोरस तुम अप्लाई कर दोगे है ना। तो ए बी कितना होगा, ए बी होगा √ऑफ r² प्लस ए बी r², √2r², तो r² रूट्स, ये r² है, ये अंडर रूट है, तो एक आर निकल जाएगा, तो आर निकल गया, फिर √2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी ही इसका फाइनल, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मान लो ए बी लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए बी को लिखा मैंने इतना इतना, ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए बी कितना हुआ √2 इंटू आर। ठीक है, देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज, इन दोनों को अगर तुम निकाल दोगे ना तो रेशियो तो बन ही जाएगा। तो डिस्टेंस फिर से देखो, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस अगर यहाँ से लेके पूरा ये घूम लेता, यहाँ से लेके अगर पूरा ये घूम लेता तो कितना होता, 2πr, पूरा नहीं घूमा, यहाँ से लेके आधा घूम लेता पिछले वाले प्रॉब्लम में जैसे, तो 2πr डिवाइड बाई 2 होता। ये तो 1/4 कवर किया, तो डिवाइडेड बाई 4 πr/2 हो गया कैलकुलेशन करके। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया मैंने, ये इनिशियल पोजीशन था और फाइनली ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला मुझे पता होना चाहिए, ये तो रेडियस है, ये तो सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर सारा रेडियस होगा, तो ये वाला आर है, ये वाला भी आर ही होगा। तो ये वाला निकाल देंगे कैसे, ab² = b² + इसको मैंने ab डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए रूट लिख दिया। इतना मैथमेटिक्स हमने क्लास 10 में कर दिया होगा, पता है। तो इसको, ये तुम्हारा आंसर मिला, यही तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। अब तो आंसर हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, लिखना है मुझे यहाँ पे, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा πr डिवाइडेड बाई 2, πr डिवाइड बाई 2। ये किसका वैल्यू लिखा मैंने, ऊपर है डिस्टेंस, इसको डिवाइड करना है किससे, इससे, तो नीचे लिखो, डिवाइड करोगे √2, हाँ, तो ये कैंसिल हो गया, ये पाई 2 रूट, मतलब π/2 रूट, देख लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम मैंने करवाया तुमने, जो भी कितना 3-4 प्रॉब्लम और 3 केसेस करवाए, फिर 3 प्रॉब्लम्स करवाए, ये मैंने इसलिए करवाया कि तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अच्छी तरीके से पता चले, तुम्हारा होल्ड हो कि तुम डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम निकाल सको। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जितना भी इसने टोटल जर्नी में जितना भी लेंथ कवर किया वो सब कंसिडर करना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इनिशियल पोजीशन चाहिए और फाइनल पोजीशन चाहिए, उन दोनों में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। मैंने ये भी बताया कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी, अगर तुम मोशन में हो ना, तो वो कभी भी तुम मोशन में हो तो तुम डिस्टेंस कवर करोगे ही, मतलब वो जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो रहा है मतलब तुम्हें ये कहना चाहता है कि डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है मतलब तुम अगर ऐसे मूव किए फॉरवर्ड तो नेगेटिव मतलब तुम बैकवर्ड मूव कर रहे हो। ठीक है,
ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही एक्सिस होगा, अगर एक्स एक्सिस के फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव, रिवर्स मूव कर रहे हो तो नेगेटिव होगा, इसका मीनिंग यही है। वाई एक्सिस में भी ऐसा ही होगा, अगर वाई एक्सिस से ऊपर ऐसे जा रहे हो तो नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि तुम बैकवर्ड मोशन कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहा है और कुछ नहीं, नेगेटिव का और कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल मोशन के बारे में बताया था, फिर मोशन से मैंने डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, फिर डिस्टेंस से हमने डिस्टेंस से के साथ डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश की, कुछ न्यूमेरिकल करवाया, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि इस चैप्टर में हमारे पास जो पार्टिकल होगा वो एक ही एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक। और ये भी बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है हमारे पास, यहाँ पे पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके लिए तुम एक्सटर्नल कोई एजेंट अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक्सटर्नल एजेंट मतलब मैं कह देता हूँ, वो वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, वो टर्म में यूज़ करूँगा, वो एक्सटर्नल कोई फोर्स तुम इसमें अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हो। मान लो मेरे पास एक बॉल है, ये एक बॉल है, इसको यहाँ से तुमने एक फोर्स दे दिया तो ये आगे मूव करके चला गया। तो देखो ये तुम फोर्स दिया या नहीं दिया इस चैप्टर में हम कंसिडर नहीं करने वाले, ठीक है। ये वाला चैप्टर वो वाला चीज़ से लेके डील नहीं करता, मतलब चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 4 पे भी हमें पता चलेगा कि हम चैप्टर 4 पे भी मतलब फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब एक्सटर्नल एजेंट कोई है जो इसको मोशन में ला रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंट है जो जिसके वजह से ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में कंसिडर नहीं करेंगे, चैप्टर 4 में भी कंसिडर नहीं करेंगे टोटली, ठीक है। चैप्टर 5 में जाके हम करेंगे, तो बहुत दूर की बात है। मैं वैसे कह देता हूँ कि इस चैप्टर का थीम ये है कि व्हाट इज द रीजन, मोशन का रीजन क्या है, वो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, आगे बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट तक तो हो गया, आगे और भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको मुझे डिफाइन करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि मैं और अच्छी तरीके से डिस्कस करूँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर द लिसन, बाय बाय।